दोस्तों, आपके अपने चैनल साहिबा इंस्पायर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारे इस चैनल में प्रेरणादायक कहानियाँ और भारत के साधु संतों की जीवनी और उनके विचार, उनके उपदेश सुनने में और देखने में मिलेंगे। आशा है आप हमारे इस चैनल को पसंद करेंगे और हमें बहुत प्यार देंगे। आप सबके विश्वास पर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, कर्मों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, क्योंकि कुदरत का ये नियम है। जो आज हम किसी को देंगे वही पलट कर एक न एक दिन हमारे पास आएगा। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम सोहन और मोहन था। सोहन की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनका एक 5 साल का बेटा भी था। मोहन की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों के पास एक छोटी सी जमीन थी। उस पर दोनों भाई मिलकर खेती किया करते थे। एक बार दोनों किसी काम से शहर जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था। मोहन चलते चलते थक गया। उसने सोहन से पूछा, भैया कितनी दूर और जाना होगा? शहर यहाँ से कितनी दूर है? सोहन ने मोहन की बात सुनकर कहा, भाई तुम आज पहली बार शहर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें थकावट हो रही है। मैं तो शहर कई बार आ जा चुका हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा सा और चलो, फिर उसके बाद हम शहर पहुँच जाएंगे। मोहन ने सोहन की बात सुनकर कहा, भैया पिछले आधे घंटे से आप मुझे यही बात कह रहे हो, लेकिन ये शहर है कि आने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना चलने के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। सोहन ने कहा, भाई थोड़ा सा और सब्र कर ले, बस थोड़ आसा ही रह गया है। दोनों भाई शहर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक चमकती हुई चीज नजर आई। मोहन ने जब ये देखा तो सोहन से कहा, भैया देखो, वहाँ कोई चीज चमक रही है। सोहन ने ध्यान से देखा तो वो बोला, हाँ मोहन तुम ठीक कह रहे हो, शायद कोई चमकीली चीज है। मोहन ने सोहन की बात सुनकर कहा, तो चलो ना भैया, हम उस चमकीली चीज को बाहर निकालते हैं और देखते हैं वो क्या है। सोहन ने मोहन से कहा, नहीं मोहन, अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर वापस आना है। और तुम्हें ये तो पता है कि इस जंगल में भयानक जंगली जानवर रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो जानवर हम पर हमला कर दे। मोहन ने सोहन की बात सुनकर कहा, भैया मैं सब जानता हूँ, लेकिन हम एक बार उस चीज को बाहर निकाल कर देखते हैं, शायद वो कोई कीमती चीज हो। जब मोहन ने बहुत जिद की तो सोहन ने कहा, चलो ठीक है, हम उस वस्तु को बाहर निकाल कर देखते हैं। फिर दोनों भाई मिलकर उस चमकीली वस्तु को बाहर निकालने लगे। उनके पास कोई फावड़ा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने पत्थर से ही जमीन को खोदना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर खोदने के बाद वो उस चीज को बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने देखा वो एक मिट्टी का घड़ा था। जब दोनों भाइयों ने घड़े को खोला तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दोनों भाई ये देखकर हैरान हो गए। मोहन ने सोने को देखकर सोहन से कहा, भैया हमारी तो किस्मत चमक गई। तब सोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही कह रहे हो मोहन, शायद भगवान भी हमें अमीर बनाना चाहता है। फिर कुछ सोचकर सोहन ने कहा, भाई अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। लेकिन इतना सारा धन देखकर मोहन के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा, अगर ये सारा धन मेरा हो जाए तो मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। शायद इस गांव में इतना धन किसी के पास नहीं होगा, लेकिन अगर इस धन के 2 हिस्से हो गए तो मेरे हिस्से में सिर्फ आधा ही धन आएगा। मोहन मन ही मन साजिश रचने लगा। वो अपने भाई को रास्ते से हटाने की बात सोचने लगा और मन ही मन कहने लगा, मैं सोहन को मारकर इस जंगल में दफन कर देता हूँ।
इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा, फिर उसके बाद सारा धन मेरा हो जाएगा। मोहन को सोचते देखकर सोहन ने कहा, मोहन क्या सोच रहे हो, अब हमें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये धन लेकर हम घर वापस चलते हैं। तभी मोहन ने अपनी जेब से चाकू निकाला और सोहन से बोला, भैया इस धन पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। सोहन ने जब उसके हाथ में चाकू देखा तो बोला, मोहन ये तुम क्या कर रहे हो, इस धन के लिए हमारे बीच में प्यार कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मोहन ने सोहन की एक नहीं सुनी और उसके पेट में चाकू से वार कर दिया। उसके बाद मोहन ने सोचा, मैं सोहन की लाश को जल्दी से जमीन में दबा देता हूँ, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मोहन पास में एक गड्ढा खोदकर अपने भाई को दफना देता है और सोने की अशर्फियां से भरा हुआ मटका लेकर वहां से चला जाता है। मोहन अभी गांव से बाहर था। उसने सोचा, अगर मैं ये धन लेकर गांव गया तो सभी लोग पूछेंगे धन कहाँ से आया, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा। फिर उसने सोचा कि इस धन को मैं घर के बाहर गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ और कुछ दिनों के बाद इस धन को लेकर कहीं और चला जाऊंगा, फिर कोई नई जगह देखकर घर ले लूंगा। मोहन ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। उसके बाद मोहन घर चला गया। जब उसकी भाभी ने उसे देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे, तुम दोनों भाई तो आज शहर जाने वाले थे। मोहन ने कहा, हाँ भाभी जाने तो वाले थे, लेकिन रास्ते में कोई भाई को बुलाने आ गया, इसलिए वो उसके साथ चले गए और मुझे घर भेज दिया और कहा तुम घर जाओ, मैं सेठ जी से मिलकर आता हूँ, इसलिए मैं वापस घर आ गया। अब आप चिंता मत करो, भैया भी जल्दी घर वापस आ जाएंगे, किसी काम से रुक गए होंगे। मोहन की बात सुनकर मालिनी ने कहा, तुम ठीक कहते हो भैया, चलो तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। उसके बाद मोहन ने खाना खाया और आराम करने लगा। इसी तरह से शाम हो गई, लेकिन सोहन वापस घर नहीं आया। मालिनी परेशानी की हालत में इधर उधर घूम रही थी। वो मोहन के पास गई और उससे कहा, देखो मोहन, शाम हो चुकी है लेकिन तुम्हारे भैया अभी तक घर वापस नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। मोहन ने मालिनी की बात सुनकर कहा, भाभी आप इतनी परेशान क्यों हो रही है, भैया कोई छोटे बच्चे थोड़े हैं जो किसी परेशानी में फंस जाएंगे, थोड़ा सब्र कर लो, आ जाएंगे अभी। लेकिन मालिनी को बहुत चिंता हो रही थी। उसने कहा, मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। मोहन ने मालिनी को रोकने की कोशिश की और कहा, भाभी आप रहने दीजिए, भैया जल्दी आ जाएंगे। लेकिन मालिनी ने कहा, नहीं मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम यहीं रुको और मुन्नी का ख्याल रखना, मैं अभी देख कर आती हूँ। मालिनी आधी रात को अपने पति को ढूंढने चली जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसके बाद मालिनी सेठ जी के घर जाती है। रात के समय मालिनी को देखकर सेठ ने कहा, बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, क्या काम है? मालिनी ने सेठ की बात सुनकर कहा, सेठ जी मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, वो आपके पास आए थे क्या? वो सुबह से घर नहीं आए। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी मैंने उसे किसी काम से शहर भेजा था, तुम चिंता मत करो, कल तक सोहन वापस आ जाएगा। अब रात काफी हो गई है, तुम अपने घर जाओ। मालिनी को सेठ की बात सुनकर थोड़ा संतोष हुआ, वो वापस घर चली गई। अगले दिन मालिनी फिर से सेठ के पास गई और जाकर सेठ से पूछा, सेठ जी क्या मेरे पति वापस आ गए? सेठ ने मालिनी की बात सुनकर उससे कहा, क्या सोहन अभी तक घर नहीं पहुंचा? मैंने सोचा शहर से आया है, थक गया होगा, इसलिए घर चला गया होगा, पर अभी तक वो घर भी नहीं पहुंचा। मालिनी सेठ की बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, मुझे बहुत चिंता हो रही है। सेठ ने मालिनी की बात सुनकर कहा, बेटी तुम चिंता मत करो,
मैं अभी कुछ लोगों को शहर भेजता हूँ, सोहन का जल्दी से पता चल जाएगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए, लेकिन सोहन का कुछ भी पता नहीं चला। सेठ ने भी सोहन को काफी जगह ढूंढा, लेकिन सोहन का कुछ पता नहीं चला। और उधर घर में मालिनी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन मालिनी घर में बैठी थी कि तभी मोहन एक लड़की को लेकर घर आया, जो नई नवेली दुल्हन लग रही थी। मालिनी ने उसको देखकर हैरानी से मोहन से कहा, अरे मोहन, क्या तुमने शादी कर ली? यहाँ तेरे भैया इतने दिनों से लापता है और तू है कि विवाह करके आ गया। मोहन ने मालिनी की बात सुनकर कहा, भाभी तो क्या हुआ, मुझे भी तो अपना घर बसाना है। भैया का क्या है, मुझे लगता है उनसे गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए वो हम सभी को छोड़ कर चले गए। मालिनी ने मोहन की बात सुनकर कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारे भैया ऐसे नहीं है, वो हम सभी का बहुत ख्याल रखते हैं। मोहन ने गुस्से से मालिनी से कहा, भाभी अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहता, मैंने गांव में ही दूसरा घर ले लिया है। आज से मैं और मेरी पत्नी वही रहेंगे, बस आपको यही बताने आया था। मालिनी उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी बोली, ठीक है मोहन, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। उसके बाद मोहन अपने नए घर चला गया। उसका नया घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। उधर मालिनी ने घर चलाने के लिए लोगों के घर में काम करने का विचार किया। इस तरह मालिनी अब लोगों के घरों में काम करने लगी और इसके साथ अपने बेटे को भी पढ़ाने लगी। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और वक्त के साथ मोहन के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। मोहन ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसी खुशी में उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई। फिर मोहन ने नौकर को बुलाकर कहा, तुम सबके घर मिठाई दे आओ, लेकिन मेरे भैया के घर मिठाई देने मत जाना, क्योंकि वहाँ मैं खुद जाऊंगा। अगले दिन मोहन मिठाई लेकर अपने भाई के घर जाता है। वहाँ पहुंचकर दरवाजे पर मोहन ने भाभी को आवाज लगाई। मोहन की आवाज सुनकर मालिनी बाहर आई और बोली, क्या हुआ मोहन, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। तब मोहन ने मालिनी से कहा, भाभी खुश क्यों ना हो, आज मेरे घर एक बच्चे ने जन्म लिया है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं आपके घर मिठाई देने आया हूँ। मालिनी मोहन की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मोहन वहाँ थोड़ी देर बैठा और उसके बाद मिठाई देकर अपने घर चला गया। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। मोहन का बेटा अब 10 साल का हो गया था। मोहन ने अपने बेटे का नाम बबलू रखा था। एक दिन बबलू घर आया और मोहन से बोला, पिताजी आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मोहन ने बबलू की बात सुनकर कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मोहन बबलू को साथ लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने बबलू का चेकअप किया और थोड़ा सा परेशान हो गया। डॉक्टर को इस तरह परेशान देखकर मोहन ने पूछा, डॉक्टर साहब मेरा बेटा ठीक है ना? डॉक्टर ने मोहन की बात सुनकर कहा, नहीं मोहन, तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, उसके दिमाग की एक नस में खून जम गया है। अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन इसके इलाज में बहुत पैसा लगता है। मोहन ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा वो मैं करूँगा, बस अब मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दो। तब डॉक्टर ने मोहन से कहा, फिर तुम अपने बेटे को अस्पताल में दाखिल करवा दो और इसके साथ 5 लाख रुपए का इंतजाम भी करो। मोहन ने बबलू को अस्पताल में दाखिल करवाया और पैसे लेने के लिए घर चला गया। जब मोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, बबलू को क्या हुआ, मेरा बेटा कहाँ है? तब मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने हमारे बेटे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांगे हैं, मैं आज ही पैसे अस्पताल में जमा कर दूंगा, तुम देखना
फिर हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों पति पत्नी पैसे लेकर अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में जमा करवा देते हैं। मोहन अपनी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहता है, अब तुम चिंता मत करो, बबलू जल्दी से ठीक हो जाएगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, लेकिन बबलू ठीक नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर ने मोहन को बुलाकर कहा, मोहन तुम्हारे बेटे की हालत काफी खराब है, तुम्हें जल्दी ही 10 लाख रुपए का इंतजाम और करना होगा। हमने तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर को बुलाया है, जो तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मोहन ने डॉक्टर की बात सुनकर कहा, आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। इसके बाद मोहन घर आया और उसने पैसे लेकर वापस अस्पताल में जमा करवा दिए। उसके बाद डॉक्टर बबलू का इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी दिन इलाज करने के बाद भी बबलू ठीक नहीं होता। मोहन अपने बच्चे की हालत देखकर काफी परेशान था। वो अपने बच्चे के इलाज के लिए शहर के बड़े हॉस्पिटल ले जाता है। उस अस्पताल में भी डॉक्टरों ने बबलू के इलाज के लिए 20 लाख रुपए मांगे। मोहन परेशान होकर बाहर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, हमारे बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर 20 लाख रुपए मांग रहे हैं, हमें आज ही 20 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। मोहन की पत्नी ने ये सुनकर कहा, लेकिन हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बबलू के इलाज में पहले ही हमारे सारे पैसे लग चुके हैं और अब तो हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल ही नहीं है। मोहन ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा, तुम चिंता क्यों करती हो? हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, और वैसे भी हमारा घर या हमारी धन दौलत हमारे बेटे से बढ़कर तो नहीं है। हम अपने बेटे के इलाज के लिए घर को बेच देंगे और अपने बेटे का इलाज अच्छी तरह से करवाएंगे। तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, मेरी खुद भी यही इच्छा कि हमारा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद मोहन अपने घर के कागज लेकर जमींदार के घर जाता है। जमींदार ने मोहन को देखकर पूछा, मोहन तुम यहाँ कैसे? फिर जमींदार को अचानक से कुछ याद आया और वो बोला, मोहन मैंने सुना है तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या हुआ है उसे? मोहन ने जमींदार की बात सुनकर कहा, पता नहीं मालिक, मेरा बेटा बिल्कुल एकदम ठीक था, पर पता नहीं उसे एकदम क्या हो गया। वो अचानक से बहुत बीमार पड़ गया और अब उसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए उसके इलाज के लिए मैं अपना घर आपको बेचने आया हूँ। जमींदार ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा। फिर जमींदार ने उससे कहा, चल कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के इलाज में जितने भी पैसे खर्च होंगे मैं उतने में ही तुम्हारा घर खरीद लूंगा। मोहन को जमींदार की बात सुनकर अच्छा लगा और वो बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उसके बाद मोहन ने मकान के कागज जमींदार को दे दिए और पैसे लेकर अस्पताल चला गया। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन बबलू की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया था। इसी तरह काफी दिन बीत गए और बबलू का इलाज चलता रहा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मोहन और उसकी पत्नी का बुरा हाल था। अब मोहन के पास खोने को कुछ भी नहीं बाकी था, केवल उसके बेटे के अलावा। एक दिन डॉक्टर ने मोहन को बुलाकर कहा, मुझे बहुत अफसोस है मोहन, लेकिन अब तुम्हारा बेटा कुछ दिनों का है मेहमान है, इसलिए अब तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसकी सेवा करो। यह अब हमारे बस में नहीं है। डॉक्टर की ये बात मोहन के दिल में चुभ गई। उससे कुछ बोला नहीं गया और उसकी पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। तभी एकदम से मोहन को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मोहन हिम्मत हार चुका था। अब ना तो उसके पास घर था और ना ही पैसे बचे थे।
वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर जंगल में चला गया और वहीं तीनों एक कुटिया बनाकर रहने लगे। मोहन रोज सुबह सुबह जंगल में जाता और फल तोड़ कर ले आता और फिर तीनों मिलकर फलों से ही अपना गुजारा करते। दिन ब दिन बबलू की हालत खराब होती जा रही थी। वो दिन भर चारपाई पर लेटा ही रहता। फिर एक दिन बबलू ने मोहन को कहा, पिताजी मेरी बात सुनिए। मोहन ने जब बबलू के मुंह से ये सुना तो वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, बेटा क्या चाहिए तुम्हें? तब बबलू बोला, पिताजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हो? पिताजी क्या आप लालची हो? क्या आपने कभी किसी और के बारे में भी सोचा है? मोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तभी बबलू ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन तेरे पास कितने पैसे बचे हैं? मोहन ने जब बबलू के मुंह से अपना नाम सुना तो बोला, बेटा तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? पहले ये बता तुझे चाहिए क्या? मेरे पास अभी 100 रुपए है। तब बबलू ने कहा, मोहन मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तेरा बड़ा भाई सोहन हूँ, जिसे तुमने पैसों के लालच में मार दिया था। पर देख, जिस धन के लालच में तूने मेरी जान ले ली थी, आज उसी धन से तू अपने बेटे की जिंदगी तक नहीं खरीद सका। मेरे भाई, पैसों से ज्यादा रिश्ते अहमियत रखते हैं। पैसों का क्या है, वो तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर तुम ये बात नहीं समझ सके। यदि एक बार तू मुझसे वो पैसे मांग लेता तो मैं हंसते हंसते सारा धन तुम्हें दे देता। मेरे छोटे भाई से बढ़कर धन तो नहीं है। बचपन से मैंने गरीबी देखी है और मरने तक मैं उसी हालत में जी लेता, लेकिन तुमने धन को ज्यादा समझा और इसी कारण मेरी जान ले ली। मैं तेरा लड़का बनकर वही हिसाब पूरा करने आया था। ये कहते ही बबलू की मौत हो गई और मोहन अपने किए पर पछताने लगा। अब मोहन के पास 100 रुपए ही बाकी थे। वो उसने अपने बेटे के दाह संस्कार में लगा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच में अंधे होकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसका अंजाम हमें बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि कर्म कभी भी अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। कर्म अपना हिसाब लेने एक न एक दिन जरूर आता है। कर्म के भुगतान में देर जरूर हो सकती है, लेकिन कर्म अपना हिसाब लेता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।